तो क्लास कल जो है मैंने आपसे कहा था वीडियो के लिए कि LCR सर्किट का वीडियो बनाना है और काफ़ी बच्चों ने भेजा उसको। तो आज जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है पहले इसमें देख लीजिए। एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज LCR सर्किट इज़ द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस। ये एक LCR सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजोनेंस। द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इज कॉमन अमंग सिस्टम दैट हैव अ टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड द सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कहने का हम लोग पहले भी रेजोनेंस के बारे में बात कर चुके हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी की अगर हम फोर्स लगाते हैं या उसी फ्रीक्वेंसी का हम सोर्स अप्लाई करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसे हम एक कोई बॉडी है जो ऑसिलेट कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी ऐसी है, मतलब 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है रेजोनेंस। ओके, देखिए इसमें This phenomena of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. This frequency is called the system natural frequency. If such a system is driven by an energy source, अगर वही system is driven by an energy source at a frequency that is near the natural frequency, the amplitude of oscillation is found to be large. अगर आप उस तरह का एनर्जी सोर्स उसके ऊपर लगाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास हो या इक्वल हो, देन ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड होते हैं, जो ये एम्पलीट्यूड होता है ये मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अ फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना इज अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। द स्विंग हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर स्विमिंग बैक एंड फोर्थ लाइक अ पेंडुलम. If the child pulls on the rope at a regular interval, the frequency of the pulse is almost the same as the frequency of swinging. The amplitude of the swinging will be large. ठीक है, ये देखिए इसमें कहा भी है, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर बच्चा एक झूले पर बैठा है, ठीक है, झूले की टेंडेंसी क्या है, इस तरह से स्विंग करने की। अब उस पर हम उतने ही एनर्जी से फोर्स लगाएं जितने इसकी स्टेमिना है, जितना झूले का स्टेमिना है ऊपर जाने का, उतनी ही ताकत से लगाएं तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। और यही फिनोमिना अगर हम सर्किट में देखें तो फॉर एन LCR सर्किट ड्राइवन बाय वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड VM फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वी फाउंड दैट करंट एम्पलीट्यूड इज़ गिवन बाय, करंट क्या होगी इसमें, ये फॉर्मूला आया था हमारा, IM = VM/Z. Z इज़ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या था, √R² + XC - XL का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे XC क्या है 1/ωc और XL क्या है ओमेगा, आगे पीछे पढ़ा है आपने। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ω0 पे XC जो है वो XL के बराबर हो जाता है। तो जब XC XL बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये टर्म, यानी इम्पिडेंस क्या बचेगा, सिर्फ R। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पे XC XL के बराबर हो जाता है और इम्पिडेंस खाली R बचता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पता है हमें कि IM = VM/Z, हमने कल पढ़ा है इसमें। ठीक है, Z क्या था, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस की वैल्यू हमारी क्या आई थी, जो राइट एंगल ट्रायंगल बना था उससे। ठीक है, अब ये सिस्टम में इतनी करंट फ्लो कर रही है, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग ये इसका इम्पीडेंस है। वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ω0 पे XC XL के इक्वल हो जाता है, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ω0 XC = XL, देन IM = बराबर हो गया 0, तो IM = VM/√R², दैट मीन्स VM/R। ठीक है, खाली ये बचेगा। अब XC XL के बराबर हो गया, XC क्या होता है 1/ωc, ω0 है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ω0,
1/ωc, और एक्सल क्या है, ω0L। ठीक है, तो ω0² इज़ 1/LC, सो ω0 इज़ 1/√LC। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए, ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/√LC। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम। ठीक है, डिनोमिनेटर कम हो गया तो करंट एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेजोनेंस की। इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, फिगर 7.16 shows variation of IM with omega in LCR circuit with L is this, C की वैल्यू ये for two values of R 100 and 200। ठीक है, ये देखिए 7.16 में IM का कैसे वेरिएशन हो रहा है ओमेगा के साथ। ये करंट एम्पलीट्यूड है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एक बार R की वैल्यू 100 ली गई है और एक बार R की वैल्यू 200 ली गई है। ठीक, और L की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू वो भी 1 है। ठीक है, तो ये देखिए जब R 100 है यानी डिनोमिनेटर में क्या है 100, IM इज इक्वल्स टू VM/R बचेगा। जब ये इक्वल हो जाएगा XC XL के इक्वल हो जाएगा तो खाली IM इज इक्वल्स टू VM/R बचेगा। तो जब R आपका 100 है, नीचे 100 का स्क्वायर रूट 10, तो जब आपने 10 से डिवाइड करेंगे तब देखिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब आप 200 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और 100 वाले केस में ज़्यादा जाएगी ऊंचाई तक, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जबकि 200 में थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ आगे देखिए, वी सी दैट द करंट एम्पलीट्यूड इन मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिंस IM इज इक्वल्स टू VM/R एट रेजोनेंस। द करंट एम्पलीट्यूड फॉर केस 1 इज़ ट्वाइस टू दैट ऑफ द सेकेंड केस। ऑब्वियस है, पहले केस में क्या है 100 है, दूसरे केस में 200 एम्प्स का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कहाँ है, नीचे डिनोमिनेटर में है ना। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा IM उतना ही बड़ा होगा। तो 100 वाले का जितना है 200 वाले का उससे आधा होगा, या फिर कहते हैं कि 100 वाले का एम्पलीट्यूड 200 वाले का दुगना है। ठीक है, ये वही चीज़ कह रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ केस 1 इज़ ट्वाइस ऑफ द R। डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान से, Z जो है यहाँ खाली R बचेगा, तो R जितना छोटा होगा IM उतना बड़ा होगा। तो 100 वाले का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू 200। नेक्स्ट, resonant circuit have a variety of application, for example in the tuning mechanism of radio। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं बाहर की फ्रीक्वेंसी से, यानी एक फ्रीक्वेंसी पे वेव्स आ रही हैं और अब अपने को उसको ट्यून करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स मतलब उस समय मैक्सिमम क्लैरिटी होगी। ठीक है, जब टीवी एंटीना आप घुमाते हैं तो क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी से सिग्नल आ रहा है, तो उस समय मैक्सिमम क्लैरिटी होती है। ठीक है, और जब पूरा वो मैच नहीं कर पाता तो आवाज़ खड़ 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 या पिक्चर जो है साफ़ नहीं आती है। द एंटीना ऑफ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। द सिग्नल पिक्ड अप द एंटीना सच एज द सोर्स द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द रेडियो, सो द सर्किट कैन बी ड्राइवन एट मैनी फ्रीक्वेंसीज, बट टू हियर one particular radio station we tune the radio in tuning, we vary the capacitance of capacitor in tuning circuit such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of radio signal received. When this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal at particular station in circuit is maximum। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, बहुत सारे चैनल्स अलग अलग 91.1 93.5 सब बहुत फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं सिग्नल्स में। ठीक है, हमें पर्टिकुलर एक सुनना है तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को वेरी कराते हैं। ठीक है, उसका गोला आप ऐसे घुमाते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो कहाँ लाते हैं आप फ्रीक्वेंसी, ω0 पे लाते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आप सुनना चाहते हैं, और जब वो फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है तो ऑसिलेशंस मैक्सिमम हो जाते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम क्लैरिटी की वॉइस आप तक पहुंचने लगती है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
It is important to note that the resonance phenomena is exhibited by circuit only. LC are present in a circuit only then to do the voltage across LC cancel each other both, and the current amplitude is the total source voltage appearing across R. This means that we cannot have resonance in RL और RC circuit. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस फिनोमिना होने के लिए दोनों L और C का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि खाली R ही उसमें बचता है और L और C जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ पाती है. सो वी हैव दिस फिनोमिना ओनली इन द LCR सर्किट. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि वाई द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज़ ओनली एग्जिबिट इन द LCR सर्किट. ठीक है, तो ये आपको बताना होगा कि L और C का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि L और C के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेती है, तो तभी हमें खाली R के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलती है, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आ पाती है. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, नेक्स्ट की हेडिंग है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ. Now next the amplitude of the current in the series LCR circuit is given by this, ये आपको पता है, and the maximum हो जाता है जब XC XL के इक्वल हो जाता है, यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC. ये देखिए अभी निकाली है ना. करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो जाता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे. द मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है? Vm/R बचता है. For values of omega other than omega naught, the amplitude of the current is less than the maximum value. Obvious है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हैं, अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो Im की जो वैल्यू है इस वैल्यू से कम होती है क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ा हुआ रहता है. ठीक है, सपोज वी चूज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज़ 1/√2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. एट दिस वैल्यू द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम हाफ. अगर आपने करंट की वो वैल्यू चुन ली जिसके लिए उसका एम्पलीट्यूड 1/√2 है. सपोज़ हमने कोई करंट की ऐसी वैल्यू चुनी जिस समय उसका एम्पलीट्यूड उसका 1/√2 है. ठीक है, तो P क्या होता है? I²R होता है. तो यानी I² क्या हो जाएगा? Im/√2 का स्क्वायर. दैट मीन्स Im²/2. यानी पावर कितनी हो गई? 1/2. यहाँ पावर कितनी है? I²R. यहाँ पावर कितनी हो जाएगी? उसकी आधी. यही बात ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर करंट एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स है, एट दिस वैल्यू द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ. फ्रॉम द कर्व इन द फिगर 7.16 वी सी दैट देयर आर टू सच वैल्यूज ऑफ ओमेगा 1 and omega 2, one greater than and another smaller than omega naught, are symmetrical about omega naught. बी में राइट. यहाँ देखिए ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 थी. ठीक है, यहाँ देखिए ये ओमेगा नॉट है जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है. ठीक, और बाकी ये जो इधर इधर वैल्यूज़ हैं वो ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट है. इनका कहने का मतलब कि सिमेट्री है, यानी ये कर्व कैसा होता है? ये सिमेट्रिकल कर्व है, यानी एक्सेस ऑफ सिमेट्री के इधर भी जैसा पोर्शन है उधर भी वैसा ही पोर्शन है. तो इस तरह का ग्राफ क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल फिगर कहलाता है. ठीक, तो यहाँ पे यही बात ही कह रहे हैं. द डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज़, अब यहाँ देखिए अगर ओमेगा 1 की वैल्यू निकाले तो वो उसमें डेल्टा ओमेगा प्लस, यहाँ सपोज़ ये आपका ओमेगा नॉट है. ठीक है, ये आपका हो गया ओमेगा 1 और ये हो गया आपका ओमेगा 2. तो ओमेगा ये दोनों अगर सिमेट्री है तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी. इनको मान ली डेल्टा ओमेगा. अब अगर हम कहें ओमेगा 1 निकालो इस एक्सिस पे, तो ओमेगा 1 क्या होगा? ओमेगा नॉट प्लस दिस डिस्टेंस. और यहाँ कहेंगे अगर हम ओमेगा 2 निकालो तो क्या होगा? ओमेगा नॉट माइनस, पीछे की तरफ है ना तो ये माइनस वैल्यू होगी, माइनस डेल्टा ओमेगा. ठीक, अब दोनों को अगर हम माइनस कर दें इक्वेशंस को, यही आएगा. ये समझ में आया कि नहीं? ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. ये अलग अलग दो फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल रहता है. सिमेट्रिकल का मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है. तो ये इक्वेशन फ्रेम होंगी दोनों इसके लिए.
प्लस हो जाएगा और इसके लिए भी प्लस होगा, लेकिन ये डेल्टा ओमेगा विद नेगेटिव साइन है, इधर की तरफ जा रहा है ना, पीछे की तरफ। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया तो ये आ गया। दिस डिफरेंस इज ऑफन कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ जितने एरिया को कवर कर रहा है। दिस डिफरेंस इज नोन एज बैंडविड्थ ऑफ द इक्वेशन। The difference omega 1 minus omega 2 is often called the bandwidth of the circuit. The quantity omega naught upon 2 omega 2 delta omega is regarded as a measure of the sharpness of resonance. ठीक है, ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज़ नोन एज द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। जितना डेल्टा ओमेगा स्मॉलर होगा द शार्पर और नैरो इज द रेजोनेंस। मतलब डेल्टा ओमेगा आपका जितना छोटा होगा, ठीक है, ये जितना छोटा होगा ये पीक आपकी उतनी ही नुकीली होगी। डेल्टा ओमेगा क्या है, इसकी चौड़ान है ना, बैंडविड्थ है, ठीक है। तो जितनी डेल्टा ओमेगा छोटी होगी और से छोटी हो जाए तो आपकी रेजोनेंस की पीक उतनी ही शार्प और नुकीली होगी। सो जो क्वांटिटी है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज़ नोन एज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जितनी कम होगी पीक उतनी ही नुकीली होगी, यानी रेजोनेंस की कंडीशन उतनी ही शार्प होगी, ठीक है। तो आज यहीं तक देखिए, ठीक, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। रेजोनेंस हम लोगों ने पढ़ा है जब एक्स सी एक्सल के बराबर हो जाए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जिसकी वैल्यू 1/√LC आती है। ये 2 एग्जाम्पल बताए हैं जिसमें आर की वैल्यू 100 और 200 लेके बताई है। तो पीक उसकी दुगनी है जब रेजोनेंस 100 है, और जब 200 है तो उसकी पीक उसकी आधी है, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो और टेलीविज़न का एग्जांपल दिया है। रेजोनेंस की कंडीशन सिर्फ LCR सर्किट में ही पॉसिबल है, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का जो फैक्टर है वो है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा जो है आपका वो बैंडविड्थ है, यानी कि ग्राफ की इसकी चौड़ाई है, और ये जितना कम होगा पीक उतनी ही शार्प होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। आज इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद चाहे तो ये नीचे का पढ़ सकते हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक है। अदरवाइज़ कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। ओके।